मित्रों, मेरी पुस्तक पहाड़ों से प्रयाग तक छपी थी। इसका पहला संस्करण 2011 में छपा और दूसरा संस्करण 2020 में। ये पंडित इलाचंद जोशी के जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बनी। मैंने उनके साथ बैठ कर के काफ़ी 2-3 सालों तक इस सब को तैयार किया। इस पर कुछ साहित्यकारों ने विवेचना की है, मैं उनको भी इस वीडियो में शामिल करना चाहता हूँ। देखिए, पहले विचारक हैं प्रोफेसर ओम राज जी, जो भगवतीपुरम, आर्यनगर, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने पहाड़ों से प्रयाग तक अच्छा विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण को मैं आपके समक्ष भी रखना चाहता हूँ। इन्होंने हेडिंग दी है कि पंडित इलाचंद जोशी के उपन्यासों की परख के लिए आवश्यक पूंजी है पहाड़ों से प्रयाग तक। चूँकि मैंने लिखा है इसलिए मेरा नाम भी उन्होंने दिया है, तो प्रोफेसर ओम राज जी के ही शब्दों में मैं इसका विवेचन आपको कर रहा हूँ। राजनेताओं के संपर्क में आने के लिए चमचागिरी और तिकड़म की आवश्यकता होती है, किंतु साहित्य के युग पुरुषों के संग के लिए उनके प्रति स्वार्थ रहित श्रद्धा भाव, निष्ठा और समर्पण आवश्यक शर्तें हैं। साहित्य की पावन परिधि में अपनी अद्भुत और अप्रतिम रचनाओं द्वारा अपनी भव्य विशाल काय मूर्ति प्रतिस्थापित करने वाले साहित्य साधकों के साथ अंतरंग संबंध बनाने में सफल बिरले होते हैं, क्योंकि निर्मल दर्पण निर्मल छवि को ही आत्मसात करता है। पहली मुलाकात में कथाकार राजेंद्र यादव ने मुझसे प्रश्न किया था कि आप हिंदी के अध्यापक तो नहीं हैं? मैंने उत्तर दिया, हिंदी साहित्य का छात्र कभी नहीं रहा और अध्यापक मध्यकालीन भारतीय इतिहास और संस्कृत का हूँ। राजेंद्र यादव के प्रश्न में हिंदी के प्राध्यापकों के प्रति उनके दृष्टिकोण की झलक निहित है। सुशील राकेश प्राध्यापक अर्थशास्त्र के हैं, किंतु साधक हिंदी के हैं। राकेश जी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, किंतु ये टिप्पणी जरूर करूंगा कि काव्य क्षेत्र और संपादन के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां प्रशंसनीय तो हैं ही, विस्मयकारी भी हैं। स्वर्गीय पंडित इलाचंद जोशी के जीवन और विचारों से संबंधित अछूते और अब अप्रकाशित संस्मरणों और संदर्भों को प्रकाशित करने वाली राकेश जी की अनुपम कृति पहाड़ों से प्रयाग तक न केवल उनके साहित्यिक कद की ऊंचाई सुनिश्चित करती है, वरन इलाचंद जोशी के उपन्यासों के उनके द्वारा उद्घाटित संदर्भों के अवलोकन में पुनर्मूल्यांकन के लिए भी एक सशक्त और सार्थक मार्ग प्रशस्त करती है। वास्तव में हिंदी साहित्य के नवसुखे, नवांतुक आलोचक और अध्येता पूर्वाग्रहों की अंध दृष्टि के कारण अपने आगे आने वाले अंधे के कंधे पर हाथ रखकर सफ़र कर रहे हैं। गुजरे जमाने के हिंदी साहित्य के बाबाओं के प्रति उनके स्तुति भाव ने उनको बुद्धि और विवेक का भी वशीकरण कर लिया है। वह ये नहीं सोच पाते कि गुजरे हुए बाप और बाबा बुद्धि और ज्ञान का अवतार नहीं थे। मार्क्सवादी आलोचकों से ये अपेक्षा थी कि वह साहित्य का मूल्यांकन निष्पक्ष रहकर पूर्वाग्रहों की पुरानी ऐनक लगाकर नहीं, वरन द्वेष रहित और राग युक्त तर्क और विवेक के चश्मे द्वारा करेंगे। कुछ मुझे तो ऐसा आभास होता है कि आलोचक और ऑनेस्ट ब्रोकर ईमानदार दलाल का काम कर रहे हैं। किसी विशिष्ट साहित्यकार की अतिशय प्रशंसा और अन्य साहित्यकार का टोटल कंडेनेशनल हिंदी साहित्य की आलोचना में एक और प्रवृत्ति दृष्टव्य है कि बाबाएं हिंदी घर नासमझी के कारण घोड़े को गधा कहकर तो गधा ही मानो, घोड़ा नहीं, अन्यथा उनकी आत्मा बुरा मानेगी। उदाहरण के लिए 1930 में बाबू श्याम सुंदर दास को यह पता नहीं था कि कबीर द्वारा प्रयुक्त एक दोहे में विलायत शब्द सल्तनतकालीन प्रशासनिक शब्दावली में प्रांत का पर्यायवाची जैसे विलायते बदायूं है, और वह इसे अंग्रेज़ों और ईसाई धर्म से जोड़ गए और हिंदी के विद्वान और कबीर शास्त्री इसे अब तक गुरु
प्रसाद समझकर चाटते रहे और पचाते रहे। बाबूजी की विलायत लेखक की पुस्तक कबीर और समकालीन इतिहास का प्रथम अध्याय, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली 2011। अंधानुकरण की यही प्रवृत्ति इलाचंद जोशी ने स्वयं इस प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए इसे अंधैनैव नियमाना यथांधता का नाम दिया है। वो कहते हैं कि प्रत्येक आलोचक ने भेदाभेद का तनिक भी ध्यान न रखकर, बिना तनिक भी संकोच के आंख मूंद कर मुझे 100% फ्रायडवादी बताया है, जबकि मैं अनेक बार इस महामूर्खतापूर्ण आरोप का खंडन कर चुका हूँ। ये बात किसी तात्विक अतात्विक के बाद नहीं कही जा सकती, वरन अंधे नेव नियमाना यथांधा वाली है। इस प्रकार यह गतानुगतिक कथा आँख वालों तक के प्रचारित होती चली गई। साड़ी और स्कर्ट में केवल इतना अंतर है कि स्कर्ट में टांगें नंगी दिखाई देती हैं। भारत की साड़ी यूरोप में जाकर स्कर्ट बन गई, किंतु हमारा पाश्चात्य प्रशंसा भाव स्कर्ट की भी पसंद करता है। सिस्मंड फ्रायड ने द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1931 में लिखी, किंतु भारत में स्वप्न विचार का इतिहास सदियों पुराना है। कालिदास के पूर्वगामी महाकवि भास ने तो स्वप्न को मोटिव बनाकर स्वप्न प्रवांशवदत्त नाटक की रचना की 4वीं सदी ईस्वा पूर्व कर दी थी, जबकि शेक्सपियर ने ड्रीम मोटिव 16वीं सदी के अवतरित हुआ। सार्त्र के अस्तित्ववाद की मूल चेतना तो चारवाक अपने दर्शन में बुद्ध से पहले परिभाषित कर गए। इलाचंद जोशी के उपन्यासों में फ्रायड के फ्रॉड को देखने से बेहतर यह होगा कि उनके उपन्यासों का पुनर्मूल्यांकन उनकी अध्यात्मवादी धारणाओं और मान्यताओं के प्रकाश में किया जाए। महानंदाभूति के साधक इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक के उस उच्चतम स्थिति पर स्थिर थे जहां पहुंचकर साधक में दूसरों के मनोविचार को पढ़ लेने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ये दूसरे लोग ही उनके उपन्यासों में पात्रों का रूप धारण करके अवतरित हुए हैं। उपन्यासकार में अनुभूति की गहनता चाहिए, मात्र घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन की मानसिक प्रखरता ही नहीं। ऋतुचक्र में इलाचंद जोशी कहते हैं कि सबकी आँखों में केवल सुंदर ही खोज है, सबकी आँखों में केवल सुंदर की खोज है, प्रतिपल तुमको भी, मुझको भी और उसको भी। ये शाश्वत मनोवैज्ञानिक सत्य है। क्या इस अनुभूति को भी फ्रायड साहब की बपौती बनाकर पेटेंट करा दिया जाए? नई आलोचना के पास कुछ विशिष्ट चश्मे हैं और कुछ विशिष्ट ठप्पे, जैसे शास्त्रवाद या अस्तित्ववाद, साम्यवाद या मार्क्सवाद। भले ही किसी साहित्यकार ने मार्क्स को पढ़ा हो और न वह मेटेरियलिज्म की डायलेक्टिक की ABC जानता हो, लेकिन उस पर भी मार्क्सवादी चेतना का ठप्पा लगाया जा सकता है। आने वाले कल में मृक्षकटिकम में साम्यवाद टटोला जा सकता है और रामचरितमानस में अस्तित्ववाद। पहाड़ों से प्रयाग तक पुस्तक इलाचंद जोशी के उपन्यासों की रचना प्रक्रिया में पुनर्विश्लेषण के लिए ठप्पे बरदारी से बचने की ईमानदाराना सलाह देती है। इलाचंद जोशी ने कहा है कि मुझे ईश्वर के अस्तित्व के अलावा किसी भी वस्तु और बात पर विश्वास नहीं है, चाहे वह राजनीति हो या जन जीवन, आत्म प्रदर्शन या साहित्यिक या आर्थिक चर्चा हो। देखिए, ये श्री प्रोफेसर ओम राज जी ने अपना वक्तव्य दिया। मुझे इनके वक्तव्य से एक चीज़ सामने आई कि इलाचंद जोशी के सारे प्रभावों को उन्होंने स्पष्ट किया है और जो अंधानुकरण करने वाले आलोचक थे उनकी आलोचना भी की है। आगे इनकी बात मैं कल अगले एपिसोड में रखूँगा।